लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस का, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऑल्सो ये वन शॉट वीडियो है, मतलब हम शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। फुल फ्लेज वीडियो डिटेल्स में सब कुछ के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो दीज रिवीजन मैप्स या कंसेप्ट मैप्स आर टेकन फ्रॉम दीज एडुकार्ड की बुक्स, दे आर सैम्पल वेब बुक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा, आप इनको परचेज कर सकते हो। एग्जाम टाइम में सैम्पल पेपर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस इससे कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या है वो हम पढ़ के आ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अब स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो चीजें आती है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की, क्योंकि यही हमारे सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। सो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। नाउ लेट्स स्टार्ट। In 1886, E. Goldstein experimented and discovered new radiations in gas discharge behind perforated cathode by the anode. So ऐसे उनको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पे उनको पता चला कि कोई गैस डिस्चार्ज हो रही है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट है। दीज रेडिएशन वर नेम एनोड रेज एज दे वर emitted by anode. He called these positive rays the canal rays. These rays later led to the discovery of positively charged protons in the atom. और इसी यहाँ एक्सपेरिमेंट से जो वो कर रहे थे, यहीं से आगे जाके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। अब एक चीज देखना, आपकी बुक में ना ये सारे डायग्राम्स दे रखे, नाम दे रखे कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब ये चीज डिस्कवर हुई। बट द फैक्ट इज कि कहीं पे भी पूरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो फर्दर क्लासेस के लिए हम छोड़ देंगे। बेकार में अपना सिलेबस हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सो नाउ ये सब हुआ, यहाँ से हमारे प्रोटॉन डिस्कवर हुए इन द ईयर। मेन चीज आपको क्या याद रखना है कि इस ईयर में हुआ था, किसने किया था, ठीक है। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की जब हम मास की बात करते हैं ना, द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1U। जब हम एटॉमिक मासेस आप देखते हो उसकी SI यूनिट U होती है। सो जब हम उस मास की रिलेटिव मास की बात करते हैं तो ये, अगर वैसे आपके पास है मास ऑफ प्रोटॉन तो दैट इज 1.674 इंटू 10 रेज टू द पावर -24। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जो लिखा है दिस इज रिलेटिव मास, ठीक है। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कोलम। इतना चार्ज होता है उस पे। ये हमने कब पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया था। क्या ध्यान रखना है बस कि जब हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बट वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट थिंग विच इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख लेते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन का नाम याद रखना है, इन द ईयर 1897, ये याद रखना है, ठीक है। थ्रू द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट का नेम है। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स हमारे, जैसे हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1/1836 ऑफ प्रोटोन मास। मतलब प्रोटोन का जितना मास है उसको आप डिवाइड कर दोगे अगर 1836 से, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास आता है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है प्रोटोन से। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द -31। इतना भी कर सकते हो, ठीक है। पूरा इतना, इसको इतनी डिजिट याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन राइट 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज सेम है, वही जो हमारा यहाँ पे हम देख के आए हैं, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। बस ये जो है हमारा नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पे, विच इज न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से अलग कैसे है। प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। सो जे चैडविक, अगेन नेम याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। इन 1932 postulated that there is another subparticle of atom rather than electrons and proton which is called neutron. अब उन्होंने डिस्कवर किया भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी एक चार्ज, मतलब चार्ज का कह लो, एक पार्टिकल बचा है which is our neutron and it is found in nucleus. न्यूक्लियस में होता है, आपको पता है एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एंड बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, साथ में हमारे ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
सो इट हैज नो चार्ज मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव है नेगेटिव है. मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, द रिलेटिव मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1u. अगेन रिलेटिव मास हमारा 1u है. एंड अगर मास की बात करें तो अगेन 1.674 जितना था 10⁻⁻27. सो क्या है इसमें चेंज, वहां पे जब हमने उसका प्रोटॉन का किया था तो वो -24 था, यहाँ पे -27 है. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ आर न्यूट्रॉन. अब चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज आर थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डिस्कवर हो गया था, भाई किसी ने बता दिया ऐसा स्ट्रक्चर है और वही मान लिया था. सब अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई थी, जिसमें सबसे पहली हमारी डेल्टन थ्योरी है, जो हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ के गए थे, जिसमें उन्होंने सारी चीजें अपनी डिस्कस करी थी कि एटम्स ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं. तो वो होती है हमारी डेल्टन थ्योरी. एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. थॉमसन मॉडल में क्या था, उन्होंने बोला, जिसको हम वाटरमेलन थ्योरी भी बोलते हैं. अब क्यों इसको ऐसे बोलते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से जैसे एक वाटरमेलन होता है ऐसा हमारा एक एटम है. एंड जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं अंदर, उसी तरीके से उन्होंने बोला जैसे वाटरमेलन के ब्लैक सीड्स है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है. एंड जितना भी ये रेड पार्ट है इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे वाटरमेलन का पूरा रेडी होता है, तो वो सारा पॉजिटिव चार्ज है. तो उन्होंने कैसे बोला, स्ट्रक्चर क्या है कि एक वाटरमेलन इमेजिन कर लो या एक पुडिंग इमेजिन कर लो, उसमें जो सीड्स हैं या उसमें जो आपकी चोको चिप्स वगैरह लगे होते हैं वो हो गए नेगेटिव चार्ज. एंड बाकी जो पूरी क्रीम फैली हुई है, जो रेड पार्ट फैला हुआ है, वो हमारे प्रोटॉन्स हो गए. तो ये स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने एटम का, जो ऑफ कोर्स गलत था. देन आया रॉदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच इज एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, और जो एक्चुअल में हमारा है कि हाँ ये मॉडल होता है, दैट इज कि उन्होंने बताया इस तरीके से बीच में एटम के एक न्यूक्लियस है एंड उसके अराउंड जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो आके एक्सप्लेन करी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, जिसमें उन्होंने बताया कि भैया ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है एंड इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो जो रिवॉल्व करते हैं वो इन शेल्स में, जैसे पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, इस तरीके से अलग अलग शेल्स में, जिसकी ऑर्बिट अलग अलग है, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं. और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये भी फिक्स है. जैसे पहले यहाँ पे नेमिंग देख लो, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे. जैसे सबसे पहला के शेल है, मतलब ये हमारा फर्स्ट शेल है के शेल, सेकेंड शेल है एल शेल, थर्ड शेल है एम, फोर्थ है एन एंड सो ऑन. ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ये तो चलो समझ आ गया कि अलग अलग ऑर्बिट्स है एंड ये अलग अलग शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट. इसको जूम कर लेते हैं. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो. द फॉलोइंग रूल्स वर फॉलोड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर, जिसमें n का मतलब क्या है, जो भी नंबर ऑफ शेल है. जैसे सबसे पहला ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, जो सबसे पहला शेल है जिसको हम के शेल बोलते हैं, वो कितना नंबर है उसका, 1 नंबर शेल है वो. सो 2 1 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ऐसे ही के बाद जाएंगे एल शेल पे. सो एल शेल हमारा सेकेंड नंबर का हो गया, तो एन की जगह लिखा 2, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, सो 4 2 जा 8. सो दैट मीन्स जो हमारा एल शेल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं. देन हमारा इसके आगे एम शेल जो होगा वो कौन सा है, अब थर्ड शेल है, तो मतलब यहाँ पे एन की जगह हमने 3 लिखा, सो आ गया 2 3 3 जा 9 9 2 जा 18. सो दैट मीन्स इस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सो ऑन, पूरा आप करते जाओगे उतने एक उस ऑर्बिट में या उस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. बट यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा एक चीज, उसको अभी हम पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स विच इज 1 2 3 है, जो भी हमारा नंबर है. अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये जो हमारी लाइन आई है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से जब भी आप देखोगे यहाँ पे
कि ये तो समझ आ गया, पहले शेल में आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दोगे, दूसरे में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब जब आप एम शेल पे जाओगे ना, मान लो यहाँ पे आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अगर लगाने वाले, वो हम वैलेंसी में देखेंगे कैसे लगाते हैं। मान लो आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि हाँ एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं, नहीं लग सकते आप मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 11 लगा दोगे तो ये वाला जो रूल है वो वायलेट हो जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम एम शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही लगाएंगे। समझ आया? एंड बाकी ये जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके लिए हम एक नया शेल बनाएंगे एंड उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। ठीक है, सो यहां से ये जो फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है कि वो शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, लेकिन जब हम अरेंजमेंट करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लग सकते, तो आप देखोगे हर शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद नेक्स्ट उस पे चले जाओगे। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। द इनर शेल वर टू बी फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय अदर शेल। और एक रूल क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो आपको के शेल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन है आपने के शेल तो खाली छोड़ दिया सीधा एल शेल में लगा दिए। सो पहले 2 लगेंगे, फिर 8 लगेंगे, फिर आगे के लगेंगे। ठीक है, क्लियर? सो ये हो गया हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको जूम आउट कर देते हैं, ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, सो the valence or valency of an element is the measure of its combining capacity with other atom when it forms chemical compound or molecule। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। अब एक एटम जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हैबिट है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं और शेयर भी करते हैं एंड लूज भी करते हैं। तो ये जो गेनिंग है, शेयरिंग है, लूजिंग है, ये हो गई उसकी कैपेसिटी। अब कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, कितने लूज कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस इन केस ऑफ सोडियम इट्स आउटर शेल हैज 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जब हम ये भी पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, चलती हूँ मैं। जब हम Na मतलब हमारे जब सोडियम की बात करते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हमें सेट करना होता है। सो देखो जरा, अभी हम पढ़ के आए, सबसे पहले के शेल में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, ये हमारा अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया पहला शेल। दूसरा शेल जाएगा, अब 11 में से 2 तो आप लगा चुके हो, कितने बचे, 9 बचे, लेकिन इसमें कितने लगा सकते हो, सिर्फ 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 यहाँ लग गए, लिख दो यहाँ पे, 2 यहाँ लग गए, 8 यहाँ लग गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। एक बचा है तो नया हमने शेल बनाया एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दिया। तो अभी क्या कर सकता है, ये जो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अभी वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में हमारे पास अगर ये 8 होता तो वो स्टेबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि वो अपनी स्टेबल शेप में आ जाए या स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। सो इन केस सोडियम इट्स आउटर मोस्ट शेल हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसे अगर आपने मान लो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया और यहाँ पे 4 बच गए, तो वो माना जाएगा कि इस वाले उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जितने भी आउटर शेल में होगा। वैलेंसी भी इसी हिसाब से निकलेगी कि अगर यहाँ पे 1 वो अभी छोड़ सकता है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन की बात करें अगर हम, सो क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमें अरेंज करने होते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले शेल में कितने लग सकते हैं, सिर्फ 2। सो ये लग गए 2। नेक्स्ट शेल में कितने लगा सकते हैं हम, 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब यहाँ पे 8 + 2 10 लग गए, कितने बचे, 7। सो ऊपर वाला एक और शेल बनाया हमने और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लगा दिए। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने हैं, 7। सो उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए एंड वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। सो अगेन वैलेंसी इसकी भी 1 होगी।
ठीक है। सो दोनों केसेस में वैलेंसी 1 होगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके 7 है, ठीक है। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। सो रिलेशनशिप, इसको और ऊपर कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम दोनों में क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ईदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए। जब हमने सोडियम का एग्जांपल लिया उसमें आगे कितने थे, मतलब आउटर शेल में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो हम कह रहे हैं उसकी वैलेंसी 1 हो गई। या फिर यहाँ पे इसको कंप्लीट करने में सिर्फ 1 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो उन्होंने क्या बोला, ईदर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब 1, या तो वो हो गया या जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए वो हो गया, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। इसकी क्लोरीन क्या देखोगे, 1 के साथ कुछ लोग 7 भी लिख देंगे कि हाँ भाई आउटर शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चलो इसकी वैलेंसी 7 हो गई। बट हम वैसे देखते हैं क्या कितने गेन करके वो अपने कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट सर्कल, सो वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब यहाँ पढ़ लेते हैं। फॉर मेटल्स वैलेंसी ऑफ मेटल एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। जब भी हम मेटल्स की बात करेंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं उस हिसाब से उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसे होगी, देखो कोई अगर 12 है, पहले वाले में 2 लग गए इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। कितने बचे, 2। तो आउटर शेल में कितने हैं इसके, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब भी मेटल्स हैं तो उसमें हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं उतने ले लिए। एंड जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। अब इस केस में हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए कि वो अपने कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज, जैसे अभी हमने देखा क्लोरीन की पहले 2 लगाए फिर 8 लगाए फिर 7 लगाए, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। सो इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी इज 1। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं एंड पहले बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो कैसी उनकी स्टेबिलिटी रहती है। ऑल द नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल ही रहती है, क्योंकि उन जैसे अब नंबर 2 है तो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे, स्टेबल पोजीशन। नंबर 10 है, पहले वाले में 2 लगाए दूसरे वाले में 8 लगाए, हो गया कंप्लीट। 18 है, पहले वाले शेल में 2 गए फिर 8 गए फिर 8 हो गए। सो इस तरह से जब भी आप देखोगे तो उनका जो लास्ट में है 8 8 8 8 पूरे आ रहे हैं। सो वी कैन से कि यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा स्टेबल रहेगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद पढ़ लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये चैप्टर के ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ऐसे फैले हुए हैं, सो इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे लेके कर रही हूँ ताकि जो भी हो उसका रेफरेंस आपको पता हो। तो बात कर लेते हैं पहले एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, सो जितने भी उसके प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। Now boron has 5 protons, so the atomic number of boron is 5। जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा। जब हम मास नंबर की बात करते हैं, सो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकता है, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, तो उससे उसका मास नंबर इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड इसको ऊपर करते हैं, लेट्स जूम दिस।
अब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे आप लिखते हो? सो एलिमेंट नोटेशन विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज सिंबलाइज्ड एज, यहाँ पे कैसे लिखा जाता है? जैसे कोई आपका यहाँ कार्बन का एग्जांपल लिया, सो ये कार्बन हो गया, सो ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखेंगे हम इसका मास नंबर एंड नीचे लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर। सो इसका मास नंबर क्या है? 12, एटॉमिक नंबर है 6। सो ये इस तरीके से लिखा जाए 12C6 इस तरीके से। ऑल्सो यहाँ पे 4 लिखा है, ये 6 होगा क्योंकि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये इस तरीके से ऊपर लिखा जाएगा मास नंबर एंड यहाँ पे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से। सो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। अब जिसका मास नंबर जो है मतलब ऊपर वाला जो है वो तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर है वो अलग है। यहाँ पे भी एग्जांपल्स गलत लिखे हुए हैं, ये लास्ट वाला तो हटा ही दो। देखो अब इसमें जैसे हमारा आर्गन है, जब हम आर्गन की बात करते हैं सो उसका मास नंबर होता है 40 और एटॉमिक नंबर होता है 18। इसके बाद हम पोटेशियम की बात करते हैं तो उसका भी मास नंबर 40 है एंड एटॉमिक नंबर 19 है। कैल्शियम की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 20 है एंड मास नंबर 40 है। तो आप देख रहे हो इसमें इनका मास नंबर सबका सेम है। किस किस का? आर्गन का देखा हमने, पोटेशियम का और कैल्शियम का। ये एग्जाम्पल भूल जाओ, ठीक है, ये गलत लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे हमने देखा एटॉमिक नंबर अलग अलग है 18, 19, 20, लेकिन मास नंबर सेम है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। और इसी तरीके से होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स भी क्या होता है? एन एलिमेंट दैट हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें मास नंबर मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर कैसे सेम हो सकता है? जैसे कार्बन है, कार्बन में आप देखोगे इस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। अब यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर कार्बन में सेम ही है, सो इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हमारा मास नंबर आता है। मतलब जैसे कार्बन 12 है उसमें हमारे 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स लिख रही हूं मैं। 13 वाले में, कार्बन 13 में हमारे 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 14 में हमारे 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखोगे इन सबका जो मास है, मास नंबर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? 6 + 6 इसका 12 हो गया, 6 + 7 इसका 13 हो गया एंड इसका 14 हो गया। सो दैट इज वाई ये हो गया C12 6, C13 6 एंड C14 6। तो आप देख रहे हो इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। दैट इज वाई दे आर आइसोटॉप्स। तो हम कह सकते हैं कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इनके क्या यूजेस है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, अगर आपको फुल फ्लेज चैप्टर करना है रिवाइज के अलावा तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। नीचे का आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी एंड वहाँ पे आपको फुल फ्लेज कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है और अच्छे से आपको समझना है तो आप उस टॉपिक पे जाके अच्छे से फुल फ्लेज वीडियोस देख सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।